आप सबको नमस्कार। 4 बज चुके हैं। कल पूरा लेक्चर नहीं हो पाया था, आधा घंटा का ही लेक्चर हो पाया था और इस बीच इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई। तो कल जो व्याख्यान होना था वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारे चिकित्सक सभी धीरज कुमार जी, सुप्रिया जी, त्यागी जी, निधि शर्मा जी, नए हमारे चिकित्सक इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। कल आपको जानकारी दी थी डॉक्टर नवीन जी ने कि YouTube में भी अबव 10,000 लोग चिकित्सक जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ प्रश्न हैं, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, जो कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, शायद इंदौर में प्रैक्टिस करते हैं, ऊर्ध्वतन के लिए श्रेष्ठ योग कौन सा है, ये पूछा है। ऊर्ध्वतन का विस्तृत विवरण तो मैं नहीं प्रस्तुत करूंगा, लेकिन आप ये समझ लें कि ऊर्ध्वतन 2 प्रकार का मुख्य रूप से होता है। एक होता है रूक्षोध्वर्तन और दूसरा होता है स्निग्ध उद्धर्तन। स्निग्ध उद्धर्तन के लिए अश्वगंधा, शतावरी, केवांच बीज चूर्ण, मजीठ, त्रिफला, मुलैठी आदि जो ब्रह्म द्रव्य हैं, उनके माध्यम से जो उद्धर्तन किया जाता है वह है स्निग्ध उद्धर्तन। और यह इमिशिएशन में या मायोपैथीज में जहाँ क्षय हो, मानसिक क्षय हो, दुबलापन हो, कृश हो व्यक्ति, वहाँ पर स्निग्ध उद्धर्तन किया जाता है। और रूक्ष उद्धर्तन त्रिकट चूर्ण से, पंचकोल आदि चूर्ण से, कोल कुलत्थादि चूर्ण, इनके माध्यम से जो उद्धर्तन किया जाता है वह है रूक्ष उद्धर्तन। ये मेदो रोग में, स्थूल रोग में, प्रमेह में, जहाँ पर क्षपण क्रिया की अपेक्षा हो, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। आम बात में रूक्ष उद्धर्तन करते हैं। तो मैंने दोनों बता दिए आपको। स्निग्ध उद्धर्तन के लिए अश्वगंधा, शतावरी, मुलैठी, केवांच के बीज चूर्ण, त्रिफला, ये जो ब्रह्मण का कार्य करते हैं वो उनको हम स्निग्ध उद्धर्तन। रूक्षोद्धर्तन में त्रिकट चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, कोल कुलात्थादि चूर्ण, इनका सेवन आप उद्धर्तन के रूप में कर सकते हैं। डॉक्टर पंकज गोयल का जो प्रस्ताव, मैं कल ही इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। डॉक्टर मंजूश्री साहू, इन्होंने कोल्ड एलर्जी यानी कोल्ड से एलर्जी होती है, ठंडी से एलर्जी होती है और नेजल ब्लॉकिंग हो जाती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो एलर्जी है कोल्ड से, तो थोड़ा बचाव का प्रबंध करना चाहिए, एकदम एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। दूसरा, एलर्जी में व्याधि क्षमत्व रोगी में कम हो जाता है, तो व्याधि क्षमत्व बढ़ाने वाली चिकित्सा हमको करना चाहिए। अगर कोल्ड एलर्जी पुरानी हो गई हो, ब्लॉकेज भी पुराना हो, तो इसमें पहले वमन और विरेचन करा दें। वमन और विरेचन, उसके बाद फिर नस्यकर्म के लिए जो चक्रदत्त का प्रसिद्ध योग है, जो मैं आपको बताता हूँ, औपीड़न नस्य के लिए शिग्रु, वचा और विडंग। शिग्रु बीज, वचा और विडंग, इनको बराबर मात्रा में 50-50 ग्राम लेके बारीक चूर्ण कर लीजिए और किसी कांच की शीशी में सुरक्षित रख लीजिए। फिर 2 चम्मच थोड़ा पानी मिला के एक दिन पहले, जिस दिन नस्य देना हो उसके एक दिन पहले रख लें। दूसरे दिन उसको अच्छी तरह मसल के कपड़े से छान लें और इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद की मात्रा हम औपीड़न नस्य की दे सकते हैं।
2 दिन स्नेह नस्य दीजिए। यहाँ पर चूँकि हमको नेज़ल ब्लॉकिंग भी है, तो ऐसी अवस्था में षडबिंदु तैल या अपामार्ग तैल, ये स्नेह नस्य के रूप में 4-4 बूंद प्रयोग करिए। दिन में 2 बार दे सकते हैं। 2 दिन तक स्नेह नस्य और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य, जैसा मैंने आपको अवपीड़न द्रव्य बताया आपको। ये लगातार 21 दिन का कोर्स करिए, 21 डेज। और पेशेंट को यदि आराम हो जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा 7 दिन गैप करके पुनः 21 दिन का ये नस्य कर्म का कोर्स पेशेंट में करिए। इसके साथ में व्याधि क्षमता बढ़ाने वाली प्रक्रिया, जैसे स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम और महालक्ष्मी विलास रस 125 मिलीग्राम। ये बहुत अच्छा योग है, खास तौर से एलर्जिक रेनाइटिस के लिए। 1 पुड़िया सुबह शाम आमल की रसायन या ब्राह्मी रसायन के साथ, जो ब्राह्मी अवलेह आता है उसके साथ दीजिए। मैंने बच्चों सहित कई ऐसे पेशेंट को इस योग के माध्यम से ठीक किया है। ब्राह्मी अवलेह बहुत ही उपयोगी है इसके लिए। व्याधि क्षमता तत्काल बढ़ाता है पेशेंट का और रोगी को तत्काल आराम मिलता है। मेरे जो पोता है उसको एलर्जिक रेनाइटिस हो गया, इवन क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा टाइप के लक्षण मिलने लगे। पेशेंट कई बार भर्ती करना पड़ा। बाद में हमने आयुर्वेद ट्रीटमेंट चालू किया, जैसा मैंने बताया। आज तक उसको अटैक नहीं हुआ। अब वो करीब 6-7 साल का हो गया है। तो आप निश्चित रूप से बालकों में जो बार बार कोल्ड रेनाइटिस होता है, कोल्ड एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, उसमें ज़रूर इसका प्रयोग करें, बहुत ही लाभप्रद है। बच्चा है तो उसमें अरविंदासो जरूर देंगे, 20 से 30 बूंद दिन में 2 बार अरविंदासो, ये भी बहुत अच्छा बालकों के लिए होता है। इससे नेज़ल ब्लॉकिंग भी चली जाएगी। उसके पश्चात भी, नस्यकर्म के पश्चात भी षडबिंदु तैल का प्रयोग आपको करते रहना चाहिए ब्लॉकिंग के लिए। 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम को। विधिपूर्वक एक बार चिकित्सक से पूछ लीजिए कैसा हमें नस्य करना है। कुछ नहीं, गर्दन में थोड़ा से पतले सा तकिया रख लीजिए ताकि गर्दन थोड़ा नीचे हो जाए, और उसके बाद आप दे सकते हैं। और इसमें बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अवपीड़न और धमापन नस्य जब आप करते हो तो पूरा बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन, मृदु स्वेद, इसकी पूरी आवश्यकता है। और विधिपूर्वक नस्य कर्म करना चाहिए, तभी उसके लाभ होते हैं। उसके बाद गार्गलिंग करना पड़ता है, धूम्रपान करना पड़ता है जब हम अवपीड़न या धमापन नस्य देते हैं। लेकिन प्रतिमर्श नस्य देते हैं या स्नेह नस्य देते हैं, उसमें अगर आप ना भी कराएं तो उसमें चलेगा। मुक्ता भगत ने पूछा है, गिलोय सुरस किसका लेना चाहिए, गिलोय पत्र का या गिलोय तने का? तो इसका जो ग्राह्य अंग है वो है स्टेम, तना, जो शाखाएं होती हैं। पत्तों के सुरस का प्रयोग नहीं किया जाता। स्टेम के सुरस का प्रयोग ही रोगानुसार, या जो मैंने आपको कुछ योग बताए होंगे, जैसे सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, इन सब में गिलोय सुरस का प्रयोग बहुत आयत में करना पड़ता है और बहुत ही लाभप्रद होता है। वैद्य धर्मेंद्र मिश्रा ओवरियन सिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ओवरियन सिस्ट, तो इसमें सबसे पहले 7 दिन तक पंचकोल क्वाथ का सेवन कराएं, 30 ml खाली पेट में दोनों टाइम। उसके पश्चात त्रिफला घृत और उसमें थोड़ा सेंधो मिला दें, उससे आभ्यंतर स्नेहपान कर लें। आभ्यंतर स्नेहपान की विधि मैंने कई बार आपको बताई है। सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के पश्चात 3 दिन तक स्वेदन करें, बाह्य अभ्यंग और बाह्य स्वेदन।
और इस दौरान ऐसा आहार विहार देवे जो कफ और पित्तवर्धक ना हो। और फिर इसमें विरेचन करा दें। विरेचन के लिए मैंने औषधि आपको बताई हैं, कुटकी, त्रिव्रत, अमलतास, छोटी हरड़, इनमें आप चयन कर लीजिए। और नहीं तो चारों 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए, क्योंकि चारों औषधियों का अलग अलग कार्य है, इसलिए मैं हमेशा इनको बताता हूँ। जैसे कुटकी का कार्य होता है छेदन भेदन करके मल को निकालना। स्रंसन का जो कार्य है वो अमलतास करता है। स्रंसन मृदु विरेचक है, जिसमें पक्व और अपक्व दोनों प्रकार का मल निकलता है। त्रिव्रत जो है रेचक है, और हरड़ जो है वो अनुलोमक है, दीपन पाचन भी है, मल को पका के बाहर निकालती है। इसलिए मैं चारों औषधियाँ हमेशा मिलाने के लिए आपको बोलता हूँ। इससे इनका जो विरेचन का कार्य है वो बहुत उपयोगी हो जाता है। इसका ही प्रयोग करना चाहिए। और इच्छा विधि, नाराज रस, ये तो इमरजेंसी के लिए है। विरेचन कर्म के लिए इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो विरेचन करा दीजिए। विरेचन करने के 9वें दिन से बस्ती प्रारंभ करिए इसमें। और इसमें बस्ती जो है ओवरियन में लेखन बस्ती काम करेगी। इसके अंतर्गत त्रिफला, नागरमोथा, सुंठी, किलोय और विडंग। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ। त्रिफला, नागरमोथा, किलोय, सुंठी और विडंग, इनको प्रत्येक 30-30 ग्राम लेकर के काढ़ा बना लीजिए 300 ml। फिर इसमें त्रिफला घृत 50 ml, गोमूत्र 50 ml, 10 ग्राम 5 ग्राम सेंधव मिला लीजिए, और यवक्षार 10 ग्राम, और विधिवत बस्ती इसमें दीजिए। अनुवासन बस्ती के रूप में सहचर तेल या दशमूल तेल का प्रयोग आप कर सकते हैं। लगातार 16 बस्ती कम से कम, जो काल बस्ती क्रम है उस क्रम से इसको दीजिए। साथ में औषधियों में गोक्षुर चूर्ण, मकोए चूर्ण, पुनर्नवा चूर्ण और ककड़ी बीज चूर्ण बराबर मात्रा में ये चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दीजिए। इसके अलावा कांचनादि गुगुलू, गोक्षरादि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार भी इसका सेवन आप रोगी में कराएं। अनुलोमन हमेशा ध्यान रखें, पेट साफ रहना चाहिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ऐसी अवस्था में आप एरण्यवृष्ट हरित की या कैस्टर ऑयल से पेट साफ करते रहें, अनुलोमन होता रहे। अपान वायु की, क्योंकि अपान वायु की विकृति से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो अपान वायु अधोगति से बराबर जाती रहे, इसका ध्यान आपको देना है। डॉक्टर शुभम जैन, गाल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट। गाल ब्लैडर स्टोन में भी प्रारंभ में 5 से 7 दिन पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं। उसके पश्चात निराम अवस्था प्राप्त हो जाने के पश्चात आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से कर लें और विरेचन करा दें। विरेचन में कुटकी जरूर होना चाहिए। इसमें कुटकी, अमलतास, त्रिव्रत, छोटी हरड़ प्रत्येक आप 20-20 ग्राम ले करके और योकूट करके काढ़ा बना के इसमें फिर 100 ml काढ़ा बना के और 40 ml एरन तेल डाल के विरेचन करा दीजिए। विरेचन करने के पश्चात इसमें शोथहर बस्ती देना चाहिए। उसके लिए वरुणादिक्वाथ और पंचकोल तृण पंचमूल क्वाथ 100-100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम, और 1200 ml पानी डाल के 300 ml शेष रहे तक पका लीजिए। और 300 ml काढ़े में त्रिफला घृत 50 ml, गोमूत्र 50 ml डाल करके विधिवत बस्ती बना दीजिए और ये बस्ती का प्रयोग करें। इससे निश्चित रूप से गाल ब्लैडर निकल जाएगा। साथ में एक योग में हमेशा देता हूँ, कुटकी,
गोक्षुर, ककड़ी बीज और शतावरी। कुटकी, गोक्षुर, शतावरी और ककड़ी बीज प्रत्येक समान मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए और 1-1 चम्मच दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। इस योग को टैबलेट के फॉर्म में एक कंपनी ने बनाया है। आप चाहेंगे तो मैं उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात करके, उस टैबलेट का नाम रखा है GS ट्रिप्सी, टैबलेट GS ट्रिप्सी। वो 2-2 गोली दिन में 3 बार लगातार 1 माह 2 माह तक दीजिए। धीरे धीरे गाल ब्लैडर स्टोन क्रश होकर बाहर निकल जाएगा। सोनल पटेल, डॉक्टर सोनल पटेल जी ने मधुर गण के औषधियों की मात्रा, मैंने प्रीनेटल के संदर्भ में ये बात कही थी कि मधुर गण की औषधियाँ काकुल्य आदि गण से सिद्धित दुग्ध का सेवन करना चाहिए। तो जब दुग्ध क्षीर पाक करें तो ये ध्यान रखें कैसे बनाना है। तो सबसे पहले काकुल्यादि या मधुरगण औषधियों का काढ़ा बना लें, लगभग 400 ml। फिर इसमें 200 ml दूध डाल करके दुग्ध शेष रहने तक पका लें। जो 400 ml काढ़ा है वो धीरे धीरे सूख जाए, दूध भर बचे। ये हो गया क्षीर पाक। तो ये ध्यान रखिए कि 1 भाग यदि दुग्ध है तो 4 भाग काढ़ा होना चाहिए उस द्रव्य का जिससे आपको सिद्ध करना है। ये सब जगह फार्मूला लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप मधुर गण से औषधियों से दुग्ध को सिद्ध कर सकते हैं। चैताली शिनगने, उन्होंने किताब के बारे में पूछा है। तो किताब का नाम है क्लिनिकल पंचकर्म, रिटन बाय मी। आपको यदि मंगाना है तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको। उनका नाम डॉक्टर वैरागी है, डॉक्टर विनोद वैरागी, उज्जैन के हैं। उनसे आप पुस्तकें मंगा सकते हैं। डॉक्टर विनोद वैरागी, नंबर लिख लीजिए 94250 92284। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं 94250 92284। कई लोगों ने मेरा नंबर पूछा है, मैं अपना भी नंबर आपको बता देता हूँ 9920486729 99804999। देखो मैं भूल रहा हूँ, मैंने अभी पहले आपको बताया वो सही था, पहले जो मैंने बताया वो सही था 9920486729। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। रजनीश शर्मा, उनका एक फीमेल पेशेंट है 46 का, उनको फाइब्राइड हो गया है, बल्कि यूट्रस है, डिस्यूरिया भी है, ईचिंग होती है, यूरिन में पस निकलता है यानी इन्फेक्शन है। 20 से 25 पस यूरिन में निकलते हैं। लेकिन ये पेशेंट पंचकर्म के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं। तो फाइब्राइड और बल्कि यूट्रस के लिए पहले आप नोट कर लें। इसमें कांचनारी छाल 100 ग्राम, गोक्षुर चूर्ण 100 ग्राम, मकोय 100 ग्राम और वरुणादि क्वाथ 100 ग्राम, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार लें। इसके अलावा वरुणादि क्वाथ और तृण पंचमूल क्वाथ, 15 दिन वरुणादि क्वाथ, 15 दिन तृण पंचमूल क्वाथ, इसका सेवन रोगी को कराएं। यूरिन इन्फेक्शन के लिए चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, तृणकांत पिष्टि 250 मिलीग्राम,
प्रोआल पिस्टी 250 मिलीग्राम, ये एक खुराक है। ऐसे दिन में 3 बार शहद के साथ इसका सेवन कराएं। उसके अलावा चंदनासो 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दें। और सौंफ से सिद्धित पानी का सेवन दिन भर कराएं। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए या कुट कर लीजिए। 1 लीटर पानी में इसको डाल दीजिए और 1 बॉयल आने तक पकाइए। 1 बॉयल आना चाहिए, उसी में फिर ठंडा होने दीजिए। इसको हम श्रुतशीत फांड कहते हैं। तो इसके पानी पिलाने से भी काफ़ी आराम पेशेंट को प्राप्त होता है। और साथ साथ में अनुलोमक द्रव्य भी देते जाइए। उसके लिए एरंड भ्रष्टारित की मैंने बताई आपको, रात को आधा चम्मच डेली पेशेंट को दें। इससे फाइब्राइड में भी लाभ होगा और डिस्यूरिया जो हो रहा है उसमें भी पेशेंट को लाभ होगा। पानी की मात्रा भी अधिक पिलाएं, उससे भी पस सेल की संख्या जो है वो कम हो जाती है। इस तरीके से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ईचिंग हो रही है लोकल में, तो वहाँ पर आप टेक्जिमा ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, चरक कंपनी का है, या आर्टिप्लेक्स लोशन, ये दिन में 3-4 बार लगा लें। लेकिन इसके पहले स्थान को अच्छी तरह साफ कर लें। प्रयास करें कि नींबू छाल का काढ़ा या नींबू पत्र का काढ़े से स्थान को साफ करके टेक्जिमा या आर्टिप्लेक्स लोशन लगाएं। इससे काफ़ी आराम होगा। साथ साथ में आरोग्यवर्धनी 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन कराएं। ये तीनों जो आपकी बीमारी जो आपने बताई हैं, पस सेल, फाइब्राइड, बल्कि यूट्रस, इन सब में ये काम करेगा। आशुतोष कुमार जी ने ऑटो इम्यून में गिलोय का प्रयोग, ऑटो इम्यून डिसीजेस, जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे विपरीत ही टिश्यू के विपरीत कार्य करने लगता है, तब ऑटो इम्यून डिसीजेस का पैदा होती हैं। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे रोग हैं जो इसके कारण होते हैं। तो निश्चित रूप से गिलोय का प्रयोग व्याधि क्षमत्व के लिए भी श्रेष्ठ है और हर दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। इसलिए गिलोय घनबट्टी का सेवन आजकल तो बहुत बढ़ गया है कोरोना की वजह से। आजकल हर व्यक्ति गिलोय घनबट्टी, अश्वगंधा कैप्सूल, तुलसी घनबट्टी, इनका सेवन व्यक्ति कर रहे हैं। तो इससे निश्चित है इम्यून सिस्टम इससे प्रभावित होता है, बढ़ता है। गगन प्रीति कौर जी ने प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? प्रेगनेंसी में एनीमिया हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? एक तो आप लोहासो और द्राक्षासो, 2 चम्मच लोहासो, 2 चम्मच द्राक्षासो और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम दीजिए। एक टैबलेट आती है अभ्रलोह, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को इसका सेवन करिए। डायरेक्ट आयरन देने से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर देना ही पड़े तो मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, मुक्ता प्रोआल पंचामृत 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये च्यवनप्राश के साथ दिन में 2 बार पेशेंट को देवें। साथ साथ में खान पान का ध्यान रखें। सलाद अच्छा खिलाएं जिसमें सलजम हो, जिसको वीट कहते हैं, गाजर हो, टमाटर हो, इनका सेवन अत्यधिक करें। प्रतिदिन कम से कम 1 मौसमी, 1 सेव का सेवन कराएं रोगी को। इससे निश्चित रूप से एनीमिया में लाभ प्राप्त होगा। खान पान में ध्यान रखें। दुग्ध का सेवन, जैसा मैंने मांसाहारी क्रम आपको बताया था। कुछ लोगों का ये कहना था कि फिर से रिपीट कर दीजिए। देखो समय बचता है तो मैं फिर से आपको प्रथम मास में क्या दें, द्वितीय मास में क्या दें, गर्भ स्थापन के लिए क्या करें, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। आज के इस व्याख्यान माला में प्रतिदिन की भांति उषा तभानी, जो हमेशा
मैं तो शुरू से इनका, मेरे को तो नाम याद हो गया है, ये हर कार्यक्रम में रहते हैं। डॉक्टर सुकुमार जोशी, नवीन चंद्र जोशी जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, अरुण वाघेला जी, सुनील रातौरी जी, नारायण काला जी, आशुतोष कुमार, सोनल अग्रवाल जी, योगेंद्र प्रताप सिंह, मनोरंजन साहू जी, विकेश महाजन जी, के.एन. गंगवार, सोनल पटेल, योगेश महाजन जी, संजीव कुमार जी, शुभम निगम, प्रशांत ससाने जी, नीलम शुक्ला जी, धीरज कुमार, मनदीप शुक्ला जी, राज अग्रवाल जी, परेश मन्या जी, ज्योतिबाला डामोर जी, ज्योतिबाला डामोर जी, आप जो सुन रही हो तो जो भी आपके शंका हो तो ठीक है, आप व्हाट्सएप में भेजते हैं, लेकिन वो मेरे समय नहीं मिल पाता कि मैं टाइप करके आपको भेजूं। आप टेलीफोन से बात कर सकते हैं। विनय मित्तल जी, विनेश्वरी श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, वंदना पाठक जी, कुश गौड़ जी, शिल्पा पालस्कर, हेमलता GS जी, मुटुक्कल वासु जी, कार्यक्रम की तारीफ करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। प्रदीप मानवी जी, ज्योति चंद्राकर जी, मुक्ता भगत जी, अदिति त्रिपाठी जी, विकास चौधरी जी, शोभा कपला जी, तो हमारी ये नियमित श्रोता, हमारे श्रोता तो नहीं कहना चाहिए, एक प्रकार से सीखने वाले जो चाहते हैं कि हमेशा हम इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और ये प्रत्येक कार्यक्रम में उपलब्ध रहते हैं। अब आइए रिकेट्स पर चर्चा करते हैं। अभी कुपोषण जन्य व्याधियों के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने कहा था, तो उसके पहले कार्श के बारे में अपन ने चर्चा की थी, और रिकेट्स ये भी बड़ा प्रमुख है। गाँव में आप जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, गरीबी ज़्यादा है और इसके कारण गांव में ये पेशेंट, रिकेट्स के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। रिकेट्स मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म के कारण उत्पन्न होता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है कैल्शियम और फास्फोरस का, तब ये विकृति उत्पन्न होती है। विटामिन D की कमी के कारण रिकेट्स की उत्पत्ति होती है, क्योंकि विटामिन D से ही कैल्शियम आदि का निर्माण होता है। विटामिन D बहुत आवश्यक है शरीर के लिए। यह रोग बाल्यावस्था में प्रायः पाया जाता है। इसमें अस्थियों के पोषण न होने के कारण अस्थियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और चूँकि अस्थियां मुलायम होती हैं, ऐसी अवस्था में चलने फिरने के बाद जो बच्चा है वो, उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आकृति खराब हो जाती है पेशेंट की, बच्चा बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसके निदानों में देखें तो कई बार बच्चों को अधिक कपड़े पहना देते हैं, जिससे सूर्य का जो संताप है, सूर्य का प्रकाश है, वो शरीर में नहीं पहुंच पाता। आहार में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, आंत्र द्वारा सम्यक प्रकार से एब्जॉर्प्शन नहीं होना, ये भी एक मुख्य कारण है। विटामिन D की शरीर में कमी हो ऐसे स्थान में बच्चे रहते हो या परिवार रहता हो जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, ऐसे परिवार में भी रिकेट्स की होने की संभावना अधिक होती है। संप्राप्ति देखें, सामान्यतः सूर्य की अल्ट्रावायोलेट रेज के त्वचा में संपर्क में आने से विटामिन D का निर्माण होता है। इसलिए हमेशा धूप में 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए हमेशा बैठना चाहिए, ताकि अल्ट्रावायोलेट का संपर्क त्वचा से हो और विटामिन D का निर्माण होता रहे। ये एक मुख्य कारण है। विटामिन D के निर्माण होने से रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न होता है। हड्डियों पर प्रभाव अधिक रूप में पड़ता है। संप्राप्ति देखें, निदान का सेवन, त्रिदोष का प्रकोप, इसकी वजह से अग्निमांद,
अग्निमांद होने से आम धातु की उत्पत्ति और इसकी वजह से जो धात्वाग्नि है वो मंद हो जाती है। फलस्वरूप रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि का पोषण अल्प होने लगता है, निर्माण कम होता है, जिसकी वजह से अस्थि धातु की विकृति होती है और रिकेट्स की उत्पत्ति होती है। आइए पूर्ण रूप देखें तो बच्चे को अनइजीनेस, चिड़चिड़ापन, ललाट पर स्वेदाधिक्य, कृशता, अनीमिया, ये लक्षण पूर्व के रूप में होते हैं। लक्षण के हिसाब से शिशुओं के वृद्धि काल में ये रिकेट ज़्यादा पाया जाता है। वृद्धि काल जो होता है वो 6 महीने से 2.5 वर्ष के बीच होता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा बच्चों में रिकेट्स पाया जाता है। 3 माह के नीचे के बच्चों में रिकेट्स नहीं मिलता और ये 6 माह से लगातार 2.5 वर्ष तक के बीच रिकेट्स ज़्यादा मात्रा में बालकों में पाया जाता है। सर्वाधिक जैसा मैंने बताया 6 माह से 2.5 वर्ष के बीच रिकेट्स पाया जाता है। सिर के अगले भाग एवं पिछले भाग की अस्थियों में उभार उत्पन्न हो जाता है। सिर बहुत बड़ा हो जाता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा होता है और देर से बंद होता है। कपाल अस्थियों में मृदुता होती है। दंतोद्भव समय से नहीं होता, देर से होता है। बार बार कृमिदंत की उत्पत्ति हो सकती है। मुख्य लक्षण है वक्ष के सामने दोनों तरफ रिप्स संधि बनाती हैं दोनों तरफ। इनके फूलने पर रुद्राक्ष की माला समान रचना हो जाती है, जिसे रिकेट रोजरी कहते हैं। रिकेट रोजरी मेरुदंड का पार्श्व अथवा पीछे मुड़ जाता है, जिसको हम पार्श्व मुड़ना स्कोलियोसिस और पीछे मुड़ जाना लॉर्डोसिस, ऐसे लक्षण रोगी में मिलते हैं। मणिबंध जानुसंधि का अधिक मोटा हो जाना, उभरा होना, पैर की अस्थियों का टेढ़ा हो जाना, शारीरिक वृद्धि का रुक जाना, पाद तल का चिपटा होना, उदर बाहर की ओर निकल जाना, विबंध और कभी कभी कन्वल्जन आक्षेप भी पेशेंट को आ सकते हैं। इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, डिफिकल्टी इन मूवमेंट, वीकनेस, ये रिकेट्स के बच्चे में प्रमुख लक्षण के रूप में पाए जाते हैं। आइए चिकित्सा पर थोड़ा विचार करें तो सबसे पहले निदान का परिवर्जन, संतुलित बैलेंस डाइट का सेवन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बैलेंस डाइट मिलना यह निश्चित है हमारे सामाजिक और सरकार की जवाबदारी होती है। दुग्ध का अधिक मात्रा में सेवन करना, सूर्य के प्रकाश में कम से कम कपड़े पहनना, सूर्य प्रकाश के सेवन के लिए कम से कम कपड़े और लगभग 20 से 30 मिनट तक धूप में पेशेंट को बैठाना चाहिए। तिल और गुड़ ये दोनों मिला करके सुबह शाम 2 चम्मच तिल 2 चम्मच गुड़ दोनों टाइम इसका सेवन कराएं। तिल में बहुत अच्छा कैल्शियम रहता है। रस औषधियों में अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, प्रोआल पंचामृत 125 मिलीग्राम, बाल रोगांतक 125 मिलीग्राम दिन में 2 बार च्यवनप्राश के साथ इसका सेवन कराएं। एक और अच्छा योग है जो कि बहुत ही लाभप्रद है बालकों के लिए, कुमार कल्याण रस 60 मिलीग्राम। फिर से मैं वो योग, कुमार कल्याण रस 60 मिलीग्राम, मुक्ता प्रोआल पंचामृत 60 मिलीग्राम, शंख भस्म 125 मिलीग्राम, ये आपको ब्राह्मी अवले के साथ सेवन कराना चाहिए। अरविंदासो 10 से 30 बूंद की मात्रा में इसका प्रयोग करें। एक खीर हम देते हैं। कुपोषण जन्य जो व्याधियां हैं उनकी चिकित्सा में
हमारे एक डॉक्टर हैं SN पांडे, डॉक्टर वैरागी, ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को खीर दी जाती है जिसमें शतावरी, अश्वगंधा, पिपली और शुंठी, इन औषधियों से दुग्ध सिद्ध किया जाता है और उस दुग्ध में साली चावल या चावल थोड़ा सा डालकर खीर नुमा बनाई जाती है। थोड़ा शक्कर भी उसमें डाला जाता है और ये खीर का सेवन कराते हैं। इससे कुपोषण जन्य व्याधियों में बहुत आराम मिलता है, रिकेट्स में भी बहुत अच्छा आराम प्राप्त होता है। इसके अलावा अश्वगंधा बला तैल से अभ्यंग कराते हैं और मात्रा बस्ती महामास तैल से 10 to 20 ml बच्चों को दी जाती है। इसके अलावा नारायण तेल या महामास तेल का भी प्रयोग हम अभ्यंग के लिए कर सकते हैं। अणु तेल के माध्यम से एक एक बूंद नासा में डाला जाता है प्रतिमर्शनस्य के रूप में, और साथ साथ में मूंग और दलिया, इसका सेवन रोगी में कराते रहते हैं। आइए 5 मिनट में हम मासानुक्रम जो चिकित्सकों ने फ़ोन किए हैं मैं बताना चाहूँगा। और गर्भ स्थापन के लिए कई बार जो है गर्भ स्थापन नहीं होता, नॉर्मल होते हैं दोनों व्यक्ति, लेकिन गर्भ का स्थापन नहीं होता है। उसके लिए चरक ने बहुत अच्छी 11 औषधियों का उल्लेख उन्होंने किया है। उनमें मैं 9 औषधियाँ आपको बता रहा हूँ। ब्राह्मी, शतावरी, पाटला, गिलोय, गोरखमुंडी, हल्दी, हरितकी, बला, नागबला और प्रियंगु। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ब्राह्मी, शतावरी, पाटला, गिलोय, गोरखमुंडी, हल्दी, हरितकी, बला, नागबला और प्रियंगु, इनकी बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लीजिए और इन औषधियों से सिद्धित दूध का सेवन कराइए पेशेंट को। घृत सिद्ध कर लें या घृत सिद्ध कर लें, दुग्ध का तो सेवन करना ही है, या घृत को भी सिद्ध कर लें और इसका सेवन कराएं। पुष्प नक्षत्र में इन्हीं औषधियों से स्नान कराएं। और यह भी कहा जाता है कि इन औषधियों को हाथ में बांध भी देना चाहिए। ऋतुकाल के 4थे दिन से 16वें दिन तक इन औषधियों का प्रयोग कराया जाता है। 3 माह लगातार कराएं, इससे निश्चित रूप से गर्भ स्थापन होता है और गर्भ स्थापना के बाद भी इन औषधियों का सेवन हम कराते रहना चाहिए। मासानुक्रम जो चरक का है जिसका प्रयोग करना चाहिए हम लोग भूल गए हैं। प्रथम मास में शीतल दुग्ध का सेवन, औषध सिद्ध युक्त दुग्ध नहीं देना है प्रथम मास में। द्वितीय मास में मधुरगण, काकुल्यादि गण औषधियों से सिद्ध दुग्ध का सेवन कराएं। तृतीय मास में दुग्ध में मधु और घृत, दुग्ध लगभग 200 ml, मधु 20 ml और घृत 25 ml मिला करके इसका सेवन कराएं। चतुर्थ मास में दूध में मक्खन मिलाकर या मात्र मक्खन 20 ग्राम की मात्रा में 2 बार सेवन कराएं। पंचम मास में दुग्ध में घृत मिलाकर या मात्र गोदुग्ध का ही सेवन पेशेंट को कराना चाहिए। 6ठे महीने में मधुरगण औषधियों से सिद्धित दुग्ध में घृत मिला करके, दुग्ध 200 ग्राम, घृत 20 ml मिला करके सेवन कराएं। लेकिन दुग्ध हमेशा ठंडा होना चाहिए, बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। या मधुर गण की औषधियों से सिद्धित दुग्ध से निकाला गया घृत, इसका सेवन भी बहुत ही उपयोगी है। सप्तम मास में मधुर गणों से सिद्धित दुग्ध एवं घृत का प्रयोग करें। इस मास में केश उत्पन्न होते हैं, तब माता के शरीर में दाह की उत्पत्ति होती है और कई बार कंडू और स्राव भी उत्पन्न होने लगता है। इसी कारण किक्किस रोग की उत्पत्ति होती है, जिसको स्ट्रिया ग्रेविडोरम कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है। इसकी चिकित्सा मधुरगण औषधियों से सिद्धित दुग्ध से निकाला गया मक्खन का सेवन कराएं। और एक चूर्ण है जो बड़ा उपयोगी है किक्किस के लिए, इसमें शीरीष छाल, धाय पुष्प, पीली सरसों, मुलैठी। फिर से रिपीट करता हूँ, शीरीष छाल, धाय पुष्प,
पीली सरसों और मुलेठी, इनका बारीक चूर्ण तैयार कर लें और इसे किस में थोड़ा से घर्षण करें, इससे बड़ा लाभ होता है। उदर प्रदेश में मर्दन करें। एक और योग है कनेर की पत्ती के कल्क से सिद्ध कर लें तेल को, और इस तेल का प्रयोग अनुवासन वस्ती के रूप में पेशेंट में 9वें मास में करना चाहिए। कनेर की पत्ती के कल्क से तैल सिद्ध करके लगावें। ये किस लिए है? 8वें महीने में यबागु को दूध में पकाकर घृत मिलाकर सेवन करें। 9वें मास में मधुर गण औषधियों सिद्धित तैल की अनुवासन वस्ती देवें और इसी तैल से फावा भिगो करके योनि मार्ग में धारण कराएं। इसका पालन करने से गर्भिणी सुखपूर्वक समय पर मनोनुकूल सर्वगुण संपन्न स्वस्थ पुत्र और पुत्री को जन्म देती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय पर उपस्थित होते हैं। कल फिर इसी समय उपस्थित होकर एक नए व्याधि के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।